Okay, students, in the last class, we saw that the concept of uh, एरे विद इन द क्लास। एरे का कॉन्सेप्ट है मल्टीपल वेरिएबल्स है तो उनको हम एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी का एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आज हम देखेंगे कैसे ऑब्जेक्ट को हम एरे बना के यूज कर सकते हैं। देन वी सॉ दैट स्टैटिक डेटा मेंबर्स। स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या होते हैं? स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर सिमिलर टू द ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो ग्लोबली हम डिक्लेयर करते हैं और पूरे प्रोग्राम में उसका एग्जिस्टेंस होता है। वैसे ही स्टैटिक स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होते हैं? स्टैटिक डेटा मेंबर भी स्टैटिक डेटा मेंबर भी क्या होते हैं कि वो वेरिएबल्स होते हैं जिनका एग्जिस्टेंस पूरे प्रोग्राम में होता है। ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल ऑब्जेक्ट के साथ बाउंडेड हो जाता है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू शो करता है। बट स्टैटिक जो डेटा मेंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू शो नहीं करता, वो सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? उसकी कॉमन वैल्यू को शेयर करते हैं, जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, right? Then we saw a program regarding this. Then again, static member functions. What is the difference between the normal member function and a static member function? Okay, normal member function deals smoothly with each and every variable, whether it is static or non-static. But static member functions only deals or only make a connection with static variables only. हमने देखा था प्रोग्राम में कि वो नॉर्मल वेरिएबल को क्या कर रहा है? प्रिंट नहीं कर रहा है, और जो स्टैटिक वेरिएबल है उसी को क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। ठीक है, so now we'll start with the array of objects. Now we can make if there is a requirement in the program that multiple objects must be created. Okay, we need to create multiple objects, then we can adjust this setting in the instead of creating multiple objects, we can create a array of objects. Okay, so we'll see this example with the help of this program. Okay, so you can note it down. Write a C++ program to display the name and age of three managers using array of objects. Three managers. Okay, name and age हमको उनका print करना है using array of objects. So we'll create a program. क्या करना है हमको? We'll create a program. We'll make a class with the class name manager. Okay, we'll make a program. We'll make a create. We'll create a class with the name manager. Okay, उसके बाद हमको क्या करना है? उसका हमको नेम प्रिंट करना है। तो नेम प्रिंट करने के लिए हम क्या लेते हैं? हम उसको सिंगल अल्फाबेट तो हमको नहीं लेना है, कैरेक्टर एक हमने अल्फाबेट ले लिया उससे तो काम बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम उसको कैरेक्टर एरे सकते हो, हमने यहाँ 20 लिखा हुआ है। सॉरी। दूसरा हमको क्या प्रिंट करना है? एज प्रिंट करना है। एज प्रिंट करना है तो हमने क्या लिया? उसको इंट ले लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग टू फंक्शंस, void get data and void put data. Get data will collect the name and age of that manager, and put data will print the name and sorry name and age of that particular manager. तो इसको जब हम कॉल करेंगे वो वैल्यूज इनिशियलाइज करने के लिए बोलेगा। देखो अभी जो हम नॉर्मली प्रिंटफ स्कैनफ यूज करते थे उससे डिफरेंट है। आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहे हो कि नेम इंटर करो, ये सी इन में आप वेरिएबल का नेम आपको देना है, इंडेक्स भी आपको नहीं देना है यार, राइट? ना परसेंटेज एस देना है, ना परसेंटेज सी देना है, कुछ भी आपको नहीं देना है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप डायरेक्टली उस वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, नेम, दैट इज द एरे नेम। ओके, एरे नेम आपने मेंशन कर दिया, डायरेक्टली वो वैल्यू जो भी आप एंटर करोगे उस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी करस्पॉन्डिंग टू दैट ऑब्जेक्ट। देन विल इंटर द एज, एज के साथ तो ये इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देन व्हाइल डिस्प्लेइंग द डेटा आप नेम प्रिंट करोगे विद द सेम वेरिएबल नेम, कुछ भी आपको इंडेक्स नहीं देना है, कुछ भी उसका लेंथ आपको स्पेसिफाई नहीं करना है। दैट इज द सिंप्लिसिटी ऑफ द सी प्लस प्लस। ओके, एंड एज नेक्स्ट हम प्रिंट कर रहे हैं। ओके, नाउ इन द void main हम क्या कर रहे हैं? इन द void main वी आर क्रिएटिंग, दिस इज द क्लास, वी आर क्रिएटिंग थ्री ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अभी तीन मैनेजर के उसने डेटा मांगे हैं तो क्या कर रहे हैं हम? वी आर क्रिएटिंग थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।
M1 for the manager 1, M2 for the manager 2, M3 for the manager 3. Now how to initialize the values? M1 के साथ आप get data को जब कॉल करोगे, ये get data कॉल हो जाएगा. M1 के लिए वो name और age को वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा, इनिशियलाइज करेगा. Okay, so as you fire this command m1 dot get data, so m1 is calling this first object, is calling this particular function. And what is the task of this function? It will go inside this, it will display you a message, enter the name. As you enter the name, it will be stored inside the name variable for m1 object. Okay, this name will be bounded with m1 object, right? Then it will ask for the age. जैसे ही आप एज इंटर करोगे, ये एज जो वेरिएबल है वो उसके साथ बाउंडेज हो जाएगा m1 के साथ, right? Now the initialization process for the m1 object, that is manager 1, is done. Similarly क्या कर रहे हैं हम, m2 get data कर रहे हैं. अब क्या होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो जो भी वैल्यूज आप एंटर करोगे फिर से नेम और एज का, वो बाउंडेड हो जाएंगे किसके साथ, m2 के साथ, राइट? m2 के साथ बाउंडेड हो जाएंगे. वेरिएबल्स आर बीइंग बाउंडेड और डेडिकेटेडली कनेक्टेड विद m2 नाउ. वैसे ही क्या करेंगे, हम m3 के लिए कॉल करेंगे, तो m3 के लिए वो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी. फिर हम क्या कर रहे हैं, m1 डॉट पुट डेटा. नाउ वी आर ट्राइंग टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ name and age for the manager 1, then m2 second manager, then m3 third manager. तो इस तरीके से m1 डॉट पुट डेटा जब आप कॉल करोगे तो वो वैल्यूज आपको शो होंगी जो m1 डॉट गेट डेटा से आपने इनिशियलाइज किया था, राइट? हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं, they are not static variables, they are normal variables, so they show different values depending on the डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. m1 के लिए जो वैल्यू आप इनिशियलाइज करोगे, m1 के लिए वो वही वैल्यू शो करेगा. m2 के लिए जो वैल्यूज आप इनिशियलाइज करोगे, वो m2 के लिए भी वही वैल्यू शो करेगा. इस तरीके से प्रोग्राम हमारा रन करता है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम. ओके, देन विल सी हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. ये नॉर्मल प्रोग्राम है, अभी हमने एरे नहीं बनाया है, राइट? और जिनको समझ में आ गया है, जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं, वो बिल्कुल इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें. And comment me when you are done. Okay, convert this program into the array of objects. We are creating a class with the name manager. Okay, inside this there are two variables. एक हम character array बना रहे हैं, which will hold the name of that particular manager, then age. Okay, int age. Then two functions, void get data, okay. It will initialize the values. Cout में हम दे देते हैं यहाँ पे enter the name of manager, then cin करेंगे. इसको स्टोर कहाँ करना है हमको, नेम वेरिएबल के अंदर, राइट? फिर आप क्या करोगे, सेकेंड वैल्यू पूछोगे, cout enter the age of manager, then cin, we have to store this value into the age variable. Then this is done. Now next function is our void put data. Now inside this will display the values. तो क्या करना है, cout करेंगे, cout नेम को प्रिंट करना है. नेम उसके पहले हम दे देते हैं स्लैश n, so that मल्टीपल जो नेम्स है वो
एक ही रो में आपको ना दिखे। नेम इज इक्वल्स टू नेम, वेरिएबल हमने नहीं दे दिया, सी इन, सॉरी सी आउट करेंगे, नेक्स्ट सी आउट, यहाँ हम कर देते हैं स्लैश टी सो दैट एक ही सिंगल रो में वो वैल्यूज डिस्प्ले हो जाए, नेम और एज। डन, ये हो गया हमारा क्लास। क्लास क्लोज कर देते हैं। वॉइड मेन के अंदर हमको क्या करना है, वॉइड मेन के अंदर हमको मैनेजर्स क्रिएट करने हैं। वी आर क्रिएटिंग 3 मैनेजर्स, M1, M2, M3, राइट। नाउ कॉल करना है इनिशियलाइज करने के लिए M1 डॉट गेट डेटा, M1 डॉट गेट डेटा, ये फर्स्ट मैनेजर के लिए इनिशियलाइज करेगा वैल्यूज को, M2 डॉट गेट डेटा, M2 डॉट गेट डेटा, then third M3 dot get data, then the initialization process is done. Okay, we'll now start with the display process. M1 dot put data will display the value, then M2 dot put data display the value for the second one, then M3 dot get put data, right. Now get ch is already written and our program is over. Okay, so this is the class part and this is our void main. So मैं execute कर रहा हूँ, 9 errors out. Okay, मैंने function include नहीं किया है, iostream.h, and get data is not accessible. Okay, क्या mistake है, get data is not accessible बोल रहा है मुझे, comment me, what is the error, what is the error, why the get data is not accessible? Anybody? प्राइवेट yes it is private, ठीक है, वेरिएबल्स प्राइवेट रहे चल जाएगा, बट जिनको हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं वो आपके प्राइवेट नहीं होने चाहिए, तो हम इसको पब्लिक करेंगे, पब्लिक, गुड। so now control F9, asking the first manager detail, enter the name of manager, so ABC, enter the age, 21, then XYZ 22, and then NKL and 23. So these are the results. ओके, सो अभी तो ये नॉर्मल हमने बनाया है, फंक्शन हमने नॉर्मल बनाया। अभी देखो हमने क्या किया, जैसे हम वेरिएबल्स को कन्वर्ट करते हैं एरे में, वैसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, M1 M2 M3 की जगह देयर आर थ्री ऑब्जेक्ट्स, सो विल कन्वर्ट दिस इनटू an array of having the size of 3, right? So now if the managers objects are being represented by array in M1 M2 M3 को कैसे डिस्प्ले करेंगे हम, M1 the first one can be represented with the array having a 0 index, right? 0 index M0, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं M1 से,
इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं M2। 3 का मतलब क्या है, लार्जेस्ट इंडेक्स कितना होगा, 2 होगा। सिमिलरली हियर 0 then 1 then 2, right? So M0 means M1, first manager, second manager, third manager, right? So फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। Okay, asking A and 3, B and 4, C and 5, ABC 3 4 5, ठीक है। You can convert this program using for loop also। बार बार आपको n नंबर ऑफ, अगर हमको ऑब्जेक्ट्स रहेंगे तो हम क्या करेंगे, एवरी टाइम वी आर नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस। इसकी जगह पे हम क्या करें, एक फॉर लूप लगा दें और इनिशियलाइज करें और डिस्प्ले करते जाए, राइट। तो फॉर लूप के थ्रू कैसे होगा, कन्वर्ट करो प्रोग्राम को फॉर लूप में, राइट। सो फॉर बार बार लिखने की जगह हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इनिशियलाइज दिस वैल्यू आई, इंट लिख देते हैं यहाँ, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, 0 से इनिशियलाइज कर दें। जो भी साइज रहेगा आप मेंशन कर सकते हैं। अभी हम हमारे पास 3 है तो हम 3 कर देते हैं यहाँ पे, एंड आई प्लस प्लस, राइट। देन स्कोप इसका M0 की जगह क्या करें, यहाँ पे आप आई रखो, गेट डेटा, राइट, एंड क्लोज। ये सारे अगर n नंबर 100 मैनेजर्स हैं तो सबके लिए आप क्या करोगे, M1 M2 M3 ऐसे करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप फॉर लूप आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आपको एक ही साथ करना है, आप दोनों को कंबाइन कर सकते हो, गेट डेटा पुट डेटा को। अगर आप नहीं चाहते तो आप क्या करोगे, फिर इन सबको अलग से रखो। आई इज इक्वल्स टू अगेन 0, देन आई लेस देन 3, देन आई प्लस प्लस, बॉडी आई, देन मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक। यहाँ पे आप इसको क्लोज करो। तो द मल्टीपल स्टेटमेंट्स, अभी तो 3 थे, 3 और इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर देयर it is better to use the for loops for the array। So we can execute this again, a 4 b 5 c 7, abc 4 5 7। In this way you can convert normal multiple variables or normal multiple objects into the array of objects, and using for loop you can reduce the number of steps। ये मैंने स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, ओके। I'll update this before sending to you। जनरल मैंने लिखा हुआ था कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेसिक पॉइंट्स, ओके। Execute this and send me the comments they have done this, okay, so that we can proceed। What is the main concept here? देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और वेरिएबल्स दो ही, राइट। 2 वेरिएबल्स हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, बट जो जो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करता है उसके साथ वो वेरिएबल्स बाउंडेड हो जाते हैं, उनके लिए एक अलग से वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। M1 ने गेट डेटा किया तो नेम और एज की जो वैल्यू रहेगी वो M1 के लिए अलग से इनिशियलाइज हो जाएगी। M2 अगर गेट डेटा करेगा यहाँ पे
तो नेम और एज की एक डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट होगा, उसमें वैल्यूज जाएंगी उसकी। और जब M1 पुट डेटा कॉल करता है तो वहीं से वो वैल्यू फेच होती है जहां उसने स्टोर किया था, राइट? सो there are different variables for different objects even though it is same here in the declaration. Okay, so we'll proceed with the next one. Next topic, object as a function arguments. Object as a function arguments. Object as a function arguments. Now we'll see a program in which initialize we'll initialize two different variables for each object. ओके, टू डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे देखो x और y हमने लिया हुआ है, x और y लिया हुआ है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं t ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, t1 t2 t3। तो x और y को t1 के लिए इनिशियलाइज करेंगे, t2 के लिए इनिशियलाइज करेंगे। ओके, और उसके बाद हमको क्या करना है, जैसे वो इनिशियलाइज हो जाएगा तो वो फॉर्मेट कैसा होगा, फॉर्मेट विल बी समथिंग लाइक दिस। सो x एंड y हैव बीन इनिशियलाइज्ड। नॉर्मल प्रोसेस ये सब तो हमको पता है कि कैसे इनिशियलाइज होता है। x and y have been initialized for t1 and x and y have been initialized for t2। तो x और y की डिफरेंट वैल्यूज होंगी t1 के लिए t2 के लिए। नाउ करना क्या है, हमको t1 का जो x है उसको हमको t2 के x के साथ ऐड करना है, और एक थर्ड वैल्यू जो रहेगी उसको हमको t3 के x में स्टोर करना है, राइट? t1 t2 t3, थ्री ऑब्जेक्ट्स आर देयर। तो x की थ्री 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 क्या होंगे, कॉपीज होंगे। x के वेरिएबल की थ्री कॉपीज होंगे, एक होगा t1 के लिए, एक होगा t2 के लिए, एक होगा t3 के लिए। तो x t1 और x t2 इनको हमको एक्सट्रैक्ट करना है। देखो अभी ये कैप्सूल के अंदर है, समझ लो यहाँ पे t1 के अंदर x है, y है दोनों। तो t1 में से x को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, और t2 में से x को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, और फिर हमको क्या करना है, उसको फिर हमको t3 में स्टोर करना है, राइट? t1 में से x को स्टोर एक्सट्रैक्ट करना है, t2 से x को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर हमको क्या करना है, उन दोनों को हमको ऐड करना, ऐड करके t3 के x में हमको उसको स्टोर कर देना। वैसे ही y के लिए, यहाँ पे जो y है उसको हमको यहाँ से हम लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर y t2 से लेंगे। यहाँ t1 डॉट y है 20, t2 डॉट y है 40, t1 डॉट y और t2 डॉट y से हम क्या करेंगे, y को हम ऐड करेंगे, इन दोनों से लेके t1 से y लेना है, t2 से y लेना है, दोनों को हम लेके उनको ऐड करके t3 में स्टोर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ x और y के टर्म्स में हम ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेंगे। यहाँ हमको क्या करना है, अगर हमको ऐड करना है तो भाई एक फंक्शन में चाहिए, फंक्शन में हमको वैल्यूज देनी पड़ेंगी, पास करनी पड़ेंगी। तो हम इंडिविजुअली x को और y को, यहाँ से भी x और y को हम इंडिविजुअली पास नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम ऑब्जेक्ट ही उठा के दे देंगे। अब फंक्शन को बोलना है आप जो तुमको लेना है इससे ले लो, t1 हमने पास कर दिया है, तुमको x लेना है x लो, y लेना है y लो, जो करना है करो। वैसे ही हम यहाँ से t2 भी पास करेंगे। तो हम एक्चुअली इसमें क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को हम पास कर रहे हैं इसमें, ठीक है? जैसा कि इस टॉपिक इसका नेम जैसा शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शनल आर्गुमेंट। तो हम फंक्शन में x और y वैल्यूज को हम पास नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ही पास कर देंगे कि इसके पास जितनी वैल्यूज है, जो तुमको लेना है लो, जो तुमको करना है कर। ऑब्जेक्ट हम यही बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, फिर देखो t1 डॉट गेट डेटा है फंक्शन, ये तो नॉर्मल है। t1 डॉट गेट डेटा हम कर चुके हैं। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वैल्यूज हम पास करेंगे। यहाँ पे देखो वॉइड गेट डेटा है, यहाँ पे वैल्यूज p है और वैल्यूज q है। जैसे ही आप t1 डॉट गेट डेटा करोगे 10, ये वैल्यू चली जाएगी p के अंदर, p विल बी इक्वल टू 10, राइट? और q विल बी इक्वल टू 20, ये पास हो जाएंगी। जैसे ही आप t1 डॉट गेट डेटा करोगे, टी 10 और 20 p और q में पास हो जाएगी। p और q फिर क्या करते हैं, x और y को वैल्यूज हैंड ओवर कर देंगे। तो अभी क्या होगा, t1 के लिए x और y इनिशियलाइज हो जाएंगे,
कितने से, 10 और 20 से। वैसे ही T2 के लिए आप कॉल करोगे 30-40 के साथ, तो x और y की वैल्यू 30-40 से इनिशियलाइज हो जाएगी फॉर ऑब्जेक्ट T2। ना हमको क्या करना है, हमको हमको ऐड करना है। क्या करना है हमको, x और y को हमको ऐड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली अभी इतने पोर्शन को ही देखो, एक हमने फंक्शन बना लिया है सम, जिसमें हम T1 और T2 को हम पास कर देंगे। हमको इंडिविजुअली अलग से हमने 4 आर्ग्यूमेंट्स हमको पास नहीं करना है। T1x T2 T1x T1y T2x T2y इतने आर्ग्यूमेंट्स पास करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम ये पास कर रहे हैं T1 और T2 ऑब्जेक्ट। तो इसका फंक्शन कैसे बनेगा फिर, फंक्शन देखो यहाँ पे, अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस फंक्शन को अब देखो, T1 डॉट गेट डेटा, यहाँ पे आप वैल्यू क्या पास कर रहे हो, 10, दैट इज एन इंटीजर। और ये पास कहाँ हो रहा है, ये रिसीव कर रहा है इसको, P विल बी रिसीविंग द वैल्यू ऑफ 10। तो ये जो वैल्यू रिसीव करेगा वो किस टाइप का है, 10 है, 10 इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि भाई किस टाइप की वैल्यू ये रिसीव करेगा। ओके, इट मीन्स इसका मतलब क्या है इस पूरे सेंटेंस का, ठीक है, ये बोल रहा है कि P is of integer data type and it will receive only integer values, similarly for Q। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिस टाइप की वैल्यूज आप पास करोगे उसी टाइप की वैल्यूज आपके फंक्शन के आर्गुमेंट में होनी चाहिए। ठीक, अभी जो इंट है, फ्लोट है, ये हम बोलते हैं ये क्या है, आपके जो डिफाइन ऑलरेडी डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। बट हमारा जो क्लास रहता है वो क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यस, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर ये एक डेटा टाइप है, वैसे ही आपका टेस्ट भी क्या है, ये भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, तो जब आप यहां से ऑब्जेक्ट आप पास करोगे तो उसको रिसीव करने वाला क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। और किस टाइप का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हो तो यहाँ एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए। वैसे ही आप जब T1 T2 पास करोगे, इसको कुछ भी आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे हमने पहले भी देखा होता, आप P1 P2 लिख सकते हो, Q1 Q2, यहाँ पे ये मतलब नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, यहां आपने इंटीजर पास किया तो ये P इंटीजर टाइप का होना चाहिए। यहां पे आपने T1 पास किया तो T1 है क्या, ये ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का, टेस्ट टाइप का। इसलिए यहां पे भी जो रिसीव करेगा उसको, T1 की वैल्यू को जो रिसीव करेगा वो भी टेस्ट टाइप का ही होना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो वी आर पासिंग द ऑब्जेक्ट्स T1 T2 किस क्लास के, टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हम पास कर रहे हैं। तो यहाँ जो नए वेरिएबल्स होंगे, नए हो या सेम हो जैसा आप लिखना चाहो, ओके, प्रोग्रामिंग में हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग में हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे अगर आप T1 T2 टेस्ट टाइप के क्लास को, टेस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट को आप पास कर रहे हो, तो यहाँ जो वैल्यूज रिसीव करेंगी वो भी टेस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट्स ही होने चाहिए। ठीक, अभी हम क्या करेंगे फिर, T1 जैसे ही पास करोगे यहां पे वो कैप्सूल आ जाएगा डायरेक्टली, दैट x इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 20। डायरेक्टली ये वैल्यूज इन बिल्ट इसके अंदर हाइडेड है वो वैल्यू। जैसे ही आप T2 पास करोगे इसको, राइट, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो वैल्यूज आ जाएंगी। T2 के पास कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल्स टू 30 एंड y इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, T1 जो भी मिला है यहाँ पे उसमें से x को निकालो, T2 में से जो भी मिला है उस x को निकालो, मतलब ये 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30, दोनों को ऐड करो, 10 प्लस 30 40, ये 40 इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही T1 में से आप y को एक्सट्रैक्ट करो, दैट इज 40, T2 में से सॉरी 20, T2 में से आप y को एक्सट्रैक्ट करो। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, राइट, with the help of dot operator। now ये आ जाएगा आपका 20 और ये आ जाएगा 40, 20 प्लस 40 60, सो ये आ जाएगा 60। now अब ये जो नया x और y बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है, किसके लिए बन रहा है, वो हमको देखना पड़ेगा कि अब इस पर्टिकुलर सम फंक्शन को कॉल किसने किया। देखो फिर सेम कॉन्सेप्ट, जब T1 गेट डेटा को कॉल करता है तो ये वैल्यूज T1 के लिए इनिशियलाइज होती है, राइट, एक्स और वाई। T2 जब गेट डेटा को कॉल करता है, कोई भी फंक्शन को कॉल कर रहा है और वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए जाती है जिसने उस फंक्शन को कॉल किया है।
वैसे ही यहाँ पे जो नई एक्स और वैल्यूज, एक्स और वाई की वैल्यूज जो बन रही है यहाँ पे, वो किसको एलोकेट होंगी? उस ऑब्जेक्ट को जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो T3 ने कॉल किया है T3.sum, T3 भी टेस्ट क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। T3 ने सम फंक्शन को कॉल किया और T1 और T2 को एज ए ऑब्जेक्ट उसने क्या कर दिया? सेंड कर दिया। ये जो नई एक्स और वाई की वैल्यूज बनेंगी, जैसे यहां पे बनती हैं गेट डेटा में T1 T2 के लिए, वैसे ही T3 ने किसी फंक्शन को कॉल किया है और T3 ये जो सम फंक्शन है वो नई एक्स और वाई की वैल्यूज को बना रहा है। ये वैल्यूज किसको जाएंगी? जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है। किसने कॉल किया है? सम फंक्शन ने, सॉरी T3 ने। सी, ये जो 40 और जो 60 है, वो 40 और 60 है, वो किसको जाएंगी? ये आपके T3 में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फिर हम T1 को डिस्प्ले करेंगे, T2 को डिस्प्ले करेंगे और T3 को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, ये जो फंक्शन है, ये तो हमने बाहर डिक्लेयर कर दिया है, आप अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो। इसका हेडर मैंने यहाँ बना दिया है, आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो। यू कैन डिफाइन इट हियर ऑल्सो, यू कैन डिफाइन इट हियर ऑल्सो, नो इश्यूज। ओके, नो इश्यूज। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका डिक्लेरेशन, वॉइड सम टेस्ट T1 एंड टेस्ट T2। यहाँ पे टेस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये समझना स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमने यहाँ टेस्ट लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जिस टाइप का वेरिएबल सेंड कर रहे हो उसी टाइप का वेरिएबल यहाँ भी होना चाहिए उसको रिसीव करने के लिए। आप टेस्ट, टेस्ट इंटीजर की जगह टेस्ट आ जाता है। टेस्ट एक टाइप है, टेस्ट एक टाइप है जिसका आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल को आप सेंड कर रहे हो। तो टेस्ट टाइप का ही वेरिएबल यहाँ रहेगा जो उसको रिसीव करेगा। ओके, we'll pause here for a while so that you can see it, then we'll execute this. Very important one, multiple programs are there on the basis of this concept. फ्रेंड फंक्शन हम जब यूज करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट हमको काम आएगा। Please let me know if you have any doubt here, or start executing this. ये एग्जीक्यूट करके देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे, इसके बेसिस पे हम काफी सारे प्रोग्राम्स हम करेंगे आगे। सर यस सर क्या? सर ये तो प्राइवेट फंक्शन में है, तो ये कैसे एक्सेस कर? एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, वो मिस्टेक है मेरा। ठीक है, ये अपन पब्लिक में करेंगे जब आप लिखोगे ना वहाँ। ठीक है, उसको हम पब्लिक कर देते हैं, यहाँ पे प्राइवेट नहीं है वो। प्रोग्रामिंग में वो एरर शो कर देता है, यहाँ स्लाइड में मैंने टाइप किया है इसलिए वो दिखा रहा है। एनी अदर इश्यूज? एनी अदर इश्यूज? दिस इज नॉट प्राइवेट, दिस इज पब्लिक। ओके, चलो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। मीनवाइल कुछ भी आपको डाउट आता है आप बताओ मुझे। ठीक है, आई थिंक मैंने किया हुआ है ऑलरेडी ये। हाँ, यहाँ पे देखो पब्लिक है, एग्जीक्यूशन में है पब्लिक। राइट, तो स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस। हमने क्या किया, टेस्ट क्लास लिया, टेस्ट क्लास लिया, वेरिएबल्स लिए एक्स और वाई, फिर हमने पब्लिक में दो फंक्शन बनाए, गेट डेटा और पुट डेटा। गेट डेटा और पुट डेटा हमने फंक्शन बनाया, एक इनिशियलाइज करेगा दूसरा डिस्प्ले करेगा। फिर हमने सम नाम का फंक्शन बनाया जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इनपुट में लेगा, उनमें से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो नई वैल्यूज जनरेट करता है एक्स और वाई के लिए। ठीक है, एक्स और वाई की नई वैल्यूज को
वो बनाता है। उसके बाद क्या करता है फिर एक्स और वाई जो T3 में है नए ऑब्जेक्ट में, उसको वो एलोकेट कर देगा यहाँ पे। विल रन दिस प्रोग्राम। ओके, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10, देन वाई की वैल्यू 20, नेक्स्ट 30 एंड 40, और उनका समेशन आ रहा है डायरेक्टली 10 और 30 का 40 आ रहा है, 20 और 40 का, सॉरी 10 एंड 30 का 40 आ रहा है, एंड 20 एंड 40 का 60 आ रहा है। ओके, यहाँ पे बस एक चेंजेस है स्लाइड में, स्लाइड के प्रोग्राम में, और यहाँ बस चेंजेस है एक पब्लिक, बाकी सारी चीजें सेम। कमेंट मी void put डेटा में, void put डेटा में पैरामीटर पास नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है बोल रहे हो कि यहाँ नहीं किया है हमने, ये बोल रहा हो तन्मय? एक्चुअली क्या होता है कि एक्स और वाई ये दोनों फंक्शन जो है, जैसे हमने T1 के लिए कॉल किया गेट डेटा को, तो एक्स और वाई T1 के लिए जो वैल्यू आप इनिशियलाइज करोगे, ओके, वही एक्स और वाई की वैल्यू T1 जब इसको कॉल करेगा तो वो प्रिंट करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो वैल्यू T1 यहां इनिशियलाइज कर रहा है वो ही वैल्यू T1 के लिए यहाँ डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पुट डेटा में हमको कुछ भी पास करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है ना। अगर ऐसा करना रहता तो फिर हम ये फंक्शन बनाते ही क्यों, गेट डेटा। ठीक है, ये आपका क्लास हो गया। मैंने फंक्शन बाहर डिफाइन किया हुआ है, आप अंदर भी उसको डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हमने यूज किया है क्लास नेम के साथ, अगर आप अंदर डिफाइन करोगे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, देन void main here। Anybody having any issues, any doubts? ओके, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है देखो, अक्षय, ये जो फंक्शन लिया है, ये जो हम T1 की बात कर रहे हैं, ये T1 अब पूरे के पूरे अपने डेटाबेस को लेके आया है यहाँ पे, राइट। जैसे आप T1 यहाँ पास करते हो, मतलब क्या है, इसके पास ऑलरेडी 10 की वैल्यू है, x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 20। ठीक है, और जैसे आप T2 पास कर रहे हो, मतलब आप केवल एक ऑब्जेक्ट नहीं पास कर रहे हो, उसके पूरा का पूरा डेटाबेस 30 एंड 40 जो भी है वो डायरेक्टली यहाँ चले जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, बस उसमें से x को अलग से एक्सट्रैक्ट करते हैं और y को अलग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस कैप्सूल में से जो हमने देखा हुआ था, राइट। जैसे यहाँ पे T1 आ गया, मतलब क्या है, 10 एंड 20 यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे इसके पास 10 एंड 20 ऑलरेडी है, 10 x में है और 20 y में है। यहाँ पे T2 हम देख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे 30 एंड 40 ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस उसको सेपरेट करना है डॉट ऑपरेटर के थ्रू। सो T1 में से जो x है उसको हमने अलग कर लिया, T2 में से जो x है उसको अलग कर लिया, और एक नए x में हम पुटअप कर रहे हैं। T1 में से y ले लिया हमने, जो भी उसका 20 वैल्यू है, T2 में से y ले लिया, राइट, उसको 40 ले लिया हमने, और हमने एक नए y में पुटअप कर दिया। ठीक है, सो दिस इज नॉट ओनली अ वेरिएबल, इट कंटेन्स ऑल इट्स डेटाबेस। T1 के पास जितनी वैल्यूज हैं वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ। T2 के पास जितनी भी वैल्यूज हैं
वो पूरा का पूरा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और ना हो बस उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वैल्यूज को। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, if you still have any doubts you can contact me, okay, anytime। या नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट करो। विल सी दिस, right? On the basis of this we are going to implement multiple programs and concepts, so we'll wind up this session, है ना, at this instance। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका फ्रेंड फंक्शन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन आपका बचा हुआ है, देन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स बचे हुए हैं, देन आपका ये फर्स्ट यूनिट ओवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा अभी देखो ये सारी बेसिक चीजें थी इसलिए हम एकदम स्लो चल रहे थे, सारे प्रोग्राम्स हम एग्जीक्यूट कर रहे थे। उन सबको एग्जीक्यूट करने का मेन पर्पस यही था कि आप बेसिक चीजें अच्छे से सीख जाओ, सो दैट जो अब कॉन्सेप्ट आएगा वो हम क्या करें, इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए, राइट? सो okay students, thank you for joining। If you have any doubt please let me know, okay, we'll wind up this session।